अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ो। वो रिवैल्यूएशन वाली बातें कर लें पूरी, फिर मैं वो होमवर्क करता हूँ डिस्कस। नाइन्टी इम्पेयरमेंट नहीं है। चलिए अगर ये 90 होता, रिकवरेबल कितनी हो जाएगी? 91। इम्पेयरमेंट 3। चलिए और अगर इसको कर लें 86, 91। अच्छा अगर इसको कर लें 93, रिकवरेबल 93। चलिए 4 ही कलर थे मेरे पास। अब इसमें नजर ही आ रहा है कि एसिड पहले तो रीवैल्यू होगा, रीवैल्यू होकर 94 तक पहुंच गया। उसके बाद हो सकता है इम्पेयरमेंट हो सकता है ना हो। कल तो नहीं हो रही थी क्योंकि कल कॉस्ट टू सेल नहीं थी, और अब इम्पेयरमेंट अगर नहीं हो रही तो चलो नहीं हो रही, लेकिन हो रही है तो मैं जो मर्जी फिगर्स रख दूं 3 से ज्यादा नहीं होगी। इम्पेयरमेंट लॉस 3 से ज्यादा नहीं होगा। क्या हो सकता है बताएं, कहाँ 3 से ज्यादा कहाँ होगा? हाँ जी नहीं, कॉस्ट टू सेल अगर चेंज कर दूं तो फिर वो 3 भी नहीं बोलूंगा ना मैं, फिर तो वो जो कॉस्ट टू सेल होगी वो बोलूंगा। कॉस्ट टू सेल से ज्यादा नहीं होगी इम्पेयरमेंट लॉस, क्योंकि इसके बराबर तो ये कैरिंग अमाउंट आ ही चुकी है। अब या तो वैल्यू इन यूज ये होगी या इससे ज्यादा होगी। वैल्यू इन यूज नहीं, सॉरी रिकवरेबल। दोबारा हम यहां तक तो कैरिंग अमाउंट को ले आइए, क्योंकि पहले I16 लगा के एसेट रीवैल्यू होगा, उसके बाद I36 की बारी आएगी, तो पहले यहां तक तो हम पहुंच गए। अब रिकवरेबल अमाउंट या तो इतनी होनी है या इससे ज्यादा होनी, कम नहीं इससे हो सकती। तो मैक्सिमम इम्पेयरमेंट लॉस इतना होगा, इससे ज्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर वैल्यू इन यूज इससे ज्यादा होगी तो चलो रिकवरेबल और ज्यादा हो जाएगी, कोई इम्पेयरमेंट लॉस नहीं। लेकिन वैल्यू इन यूज इससे कम होगी तो बस यही रिकवरेबल होगी। तो अगर कॉस्ट टू सेल नहीं है तो इम्पेयरमेंट होगी नहीं, कॉस्ट टू सेल है तो हो सकता है इम्पेयरमेंट हो सकता है ना हो। कॉस्ट टू सेल के अमाउंट से ज्यादा नहीं होगा इम्पेयरमेंट लॉस। ये आपके सामने रिजल्ट है इसका। और ये जो कल 4-5 पॉइंट्स पढ़ा रहा था उसमें से मैंने आपको अब 3 बता दिया। कल 1 और 2 बताया, तब 3 बता दिया।
हाँ जी 0.3 ओके। ये तीनों पॉइंट दोबारा सुन लें। पहला पॉइंट मैंने ये बताया था कि फेयर वैल्यू और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल में फर्क है। IAS 16 रीवैल्यूएशन होती है फेयर वैल्यू तक। अच्छा, ये सारी बातें किन एसेट्स की हो रही हैं? जो रीवैल्यूएशन मॉडल पे चल रहे हैं उनकी बात हो रही है। फेयर वैल्यू रीवैल्यूएशन मॉडल के लिए फेयर वैल्यू चाहिए और रिकवरेबल अमाउंट के लिए फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल और वैल्यू यूज। तो फेयर वैल्यू और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल में फर्क होता है। दूसरा पॉइंट, कल ये तजुर्बे करके दिखाया था कि अगर कॉस्ट टू सेल नहीं है तो इम्पेयरमेंट की जरूरत ही नहीं होगी, एसेट रीवैल्यू हो जाया करेगा, उसके बाद जो मर्जी जोर लगा लें इम्पेयरमेंट नहीं होगी। और अब तीसरा पॉइंट ये बताया है कि लेकिन अगर कॉस्ट टू सेल है तो पहले बहरहाल रीवैल्यू तो करें, उसके बाद देख लें, अगर जरूरत है तो इम्पेयर कर दें, नहीं है तो ना करें। ये पॉइंट 3 में लिखा हुआ। पॉइंट 3 ओके। फेयर वैल्यू नहीं पता चल पा रही है एसेट रीवैल्यूएशन मॉडल पे ही, लेकिन फेयर वैल्यू बहरहाल नहीं पता चल पा रही किसी वजह से, तो रीवैल्यू तो नहीं हो पाया। रिकवरेबल भी नहीं पता, फेयर वैल्यू नहीं पता तो रिकवरेबल से काम चल, वैल्यू यूज से काम चल जाएगा। और अगर ये हाँ जी नहीं होगा तो ये बाकी लाल हरे को ना भी करूं। पॉइंट क्या है कि अगर फेयर वैल्यू नहीं पता चल पा रही तो बस वैल्यू यूज से कंपेयर कर लें, लेकिन इस सूरत में रीवैल्यू नहीं करना। फिर क्यों? क्योंकि फेयर वैल्यू नहीं पता, वो जो पहले हुआ था तब हुआ था, अब इस टाइम नहीं कर सकते रीवैल्यू। तो फिर इंपेयरमेंट टेस्टिंग, सादी सी इंपेयरमेंट टेस्टिंग कर लें, अगर इंपेयरमेंट लॉस हुआ तो हो जाएगा, नहीं हुआ तो नहीं होगा। ये बात दोबारा, रीवैल्यूएशन मॉडल पे ही एसेट है, लेकिन अभी इस डेट पे फिलहाल फेयर वैल्यू नहीं पता चल रही, तो रीवैल्यू नहीं कर सकेंगे। इंपेयरमेंट टेस्टिंग करके देख लेंगे, वैल्यू यूज से काम चलाएंगे। अच्छा, फिर जब इसी से काम चला रहे हैं तो रीवैल्यू भी कर दें इस पे। वैल्यू यूज से काम चलता है IAS 36 का, कि अगर फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल नहीं पता तो इसी को रिकवरेबल मान लें। IAS 16 का काम नहीं चलता है इससे। रीवैल्यू करना है तो फेयर वैल्यू पे ही रीवैल्यू करना है, तो इस सूरत में रीवैल्यू नहीं हो पाएगा, बस वैल्यू यूज ही से काम चलाएंगे रिकवरेबल अमाउंट की हद तक। इंपेयरमेंट हुई तो कर देंगे, नहीं हुई तो नहीं करेंगे। ये पॉइंट नंबर 4 में लिखा हो जी। क्या बात? हाँ, मार्केट में कुछ हालात नहीं अच्छे चल रहे, कोई कोरोना की वजह से बिजनेसेस अफेक्ट हुए हैं, कोई हड़तालें चल रही हैं, किसी और रीजन की वजह से हम फेयर वैल्यू नहीं पता चला पा रहे, हो सकता है ऐसा। FAR 2 की एक चीज है इंटेंजिबल एसेट, उसमें उसी कॉन्टेक्स्ट में ही ये बात हो रही है। इंटेंजिबल एसेट के कॉन्टेक्स्ट में होता है कि एक इंटेंजिबल एसेट होती है चीज, IAS 38 में पढ़ाऊंगा FAR 2 में, उसमें रीवैल्यूएशन के लिए शर्त होती है जरूरी कि एक्टिव मार्केट होगी तो फेयर वैल्यू चलेगी, वरना नहीं चलेगी। तो किसी वजह से वो एक्टिव मार्केट की वैल्यू नहीं पता चल पा रही थी। IAS 16 वाले जो एसेट्स हैं ना, उनकी फेयर वैल्यू पता चलाने के और भी तरीके हैं, तो IAS 16 वाले में ये मसला नहीं आएगा। IAS 36 इंपेयरमेंट क्या सिर्फ PPE पे लग रहा है? इंटेंजिबल एसेट्स पे भी लग रहा है ना। इंटेंजिबल एसेट्स पढ़ना है FAR 2 में, लेकिन अभी सिर्फ इतना ही काफी है कि ये PPE की तरह की अकाउंटिंग के हिसाब से चीजें होती होते नॉन करंट एसेट्स हैं। तो ये वाला मसला ना PPE में नहीं आएगा, इंटेंजिबल में आएगा, क्योंकि इंटेंजिबल में फेयर वैल्यू मालूम करने का एक ही रास्ता है, एक्टिव मार्केट। तो हो सकता है ना पता चल रही हो वैल्यू, क्यों भी बता चुका हूं ना ये बात FAR 2 में, सही कह रहा हूं ना, अभी पढ़ा चुका हूं FAR 2 के अंदर। तो एक्टिव मार्केट होगी तो फेयर वैल्यू निकलेगी, नहीं होगी तो नहीं निकलेगी। तो ये मसला सिर्फ इंटेंजिबल एसेट की सूरत में ही आएगा, PP के केस में ये मसला ही नहीं आएगा, फेयर वैल्यू समहाउ मिल जाएगी। पॉइंट नंबर 4 बता दिया। अच्छा, अब आप एक काम ये करें कि पॉइंट नंबर 5 समझने के लिए
क्वेश्चन नंबर 9 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 9 और रिवेलेशन कर करके आप पक्के हो चुके हुए हैं, तो ये ना सॉल्यूशन से ही देख लें, मैं आपको वहीं से समझाता हूँ बात। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ें, इसका सॉल्यूशन देखें। है इसमें एक ब्रांड होता है एक इंटेंजिबल एसेट। पीपी पे होती है डेप्रिसिएशन, इस पे होती है अमोर्टाइजेशन, लेकिन कैलकुलेशन, अकाउंटिंग, डेबिट क्रेडिट सब वही है। जैसे हमने पीपी में रिवेलेशन पढ़ी है ना, डेप्रिसिएशन होती थी, इस पे बस अमोर्टाइजेशन होगी, वर्ड चेंज हो जाएगा। कैलकुलेशन के तरीके, रिवेलेशन की अकाउंटिंग सब कुछ वैसे ही होता है। तो कैलकुलेशन और डबल एंट्रीज के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वही है जो आपने सीखा हुआ है, लेकिन ये मसला चूंकि लाना था मैंने सवाल में, इसलिए मैंने फिर इंटेंजिबल एसेट का सवाल बनाया। तो जो आपने रिवेलेशन प्रैक्टिस की हुई है ये वही है, सादा सा सवाल है, को बहुत मसले नहीं डाले हुए इसमें। आप क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ें और सॉल्यूशन ही देख लें, बस उस पर रिसर्च करें, फिर मैं आपसे कुछ सवाल पूछता हूँ। सवाल पढ़ें, उसका सॉल्यूशन अच्छी तरह देखें, समझें, फिर मैं आप ही से उस पर कुछ सवाल पूछता हूँ। डेप्रिसिएशन का जो वर्ड था ना, उसकी जगह अमोर्टाइजेशन का वर्ड आ गया।
कोई मसला नहीं। पूछ लो। हाँ जी, यार रीवैल्यूएशन के इतने सवाल करने के बाद रीवैल्यूएशन की वर्किंग में तो मसला नहीं। वर्किंग नंबर क्या, जो वर्किंग का टेबल बनाया हुआ है उसमें अगर कोई एतराज परेशानी है तो पूछे। नहीं, चले मैं पूछता हूँ। आप ये जो कैप वाला दोनों ही है वैसे, हाँ ये सेंटर वाला, हाँ जी। 30 जून 12 पे इम्पेयरमेंट और 30 जून 14 पे ये इम्पेयरमेंट का वर्ड क्यों नहीं आया वर्किंग में? 30 जून 16 पे क्यों आ गया? हाँ, और कॉस्ट टू सेल सवाल में, और कॉस्ट टू सेल नहीं है, तो इसलिए बस सिर्फ रीवैल्यू ही करना था, तो इम्पेयरमेंट की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो इसलिए 30 जून 12 को भी 30 जून 14 को सिर्फ रीवैल्यू किया है। लेकिन 30 जून 16 को चूंकि सम ऑफ फेयर वैल्यू अवेलेबल नहीं थी तो इसलिए रीवैल्यू तो नहीं किया, लेकिन वैल्यू इन यूज थी, इम्पेयरमेंट टेस्टिंग की है। चूंकि चाहे रीवैल्यूएशन लॉस हो चाहे इम्पेयरमेंट लॉस हो, डेबिट क्रेडिट तो वहीं जाना है, तो इसलिए उसी वर्किंग में ही 30 जून 16 पे इम्पेयरमेंट लॉस को डाला है। 30 जून 16 30 जून 16 में कितना है इम्पेयरमेंट लॉस? 4, और जितना सरप्लस था वहां सरप्लस ले गए और बाकी P&L। एंट्रीज में फर्क दिखाता हूं। जब 30 जून 12 और 30 जून 14 की एंट्रीज की हैं, 30 जून 12 और 30 जून 14, ये वही दो एंट्रीज हैं जो रीवैल्यूएशन में कर रहे थे। 30 जून 12, 30 जून 14 क्या क्या एंट्रीज होती हैं? एक्यूमुलेटेड को एलिमिनेट करना और एसेट को रीवैल्यू करना। और एसेट अपवर्ड था या डाउनवर्ड था, डेबिट क्रेडिट एसेट ही हो रहा है, एसेट हो रहा है। जबकि कल मैंने जब इधर राइट साइड पे एंट्री लिखी थी तो मैंने क्या क्रेडिट किया था? मैंने एक्यूमुलेटेड क्रेडिट, एसेट तो क्रेडिट नहीं किया था। तो फिर यहां मैं एसेट क्यों क्रेडिट कर रहा हूं? क्योंकि 30 जून 12 और 30 जून 14 पे इसकी नौबत ही नहीं आ रही।
IS-36 की जरूरत ही नहीं पेश आ रही है। कल वाले लेक्चर नोट्स देखिए, मैंने ना यहां पर ये शाख बना के आपको लिख के दिया था कि अगर रिवैल्यूएशन मॉडल फॉलो होता है तो इसको ऐसे ही अकाउंट फॉर करेंगे जैसे रिवैल्यूएशन डिक्रीज करते हैं। और क्रेडिट क्या किया था? तो तब आपने सवाल पूछा था कि एसेट क्यों क्रेडिट नहीं किया, मैंने ही पूछा था। तो अब 30 जून 12 और 30 जून 14 पे अभी जो सवाल किया है उसमें क्यों एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस क्रेडिट नहीं किया, अब क्यों एसेट क्रेडिट कर दिया 30 जून 12 30 जून 14? क्योंकि वो IS-16 ही में पहले अकाउंटिंग हो रही है, पहले वो रिवैल्यू हो रहा है, वो रिवैल्यूएशन की अकाउंटिंग हो रही है। और जब कैरिंग अमाउंट निकली और उसको कंपेयर किया रिकवरेबल से तो फिर इंपेयरमेंट लॉस है ही नहीं 30 जून 12 30 जून 14। जब है ही नहीं तो फिर इंपेयरमेंट की एंट्री क्यों करनी थी? लेकिन 30 जून 16 पे रीवैल्यू नहीं हो सका, तो जो कैरिंग अमाउंट आ रही है उसको फिर हमें वैल्यू इन यूज से ही कंपेयर करना पड़ेगा। अब जब ये वैल्यू इन यूज से कंपेयर हो रहा होगा क्योंकि रीवैल्यू नहीं हो सका, तो ये पक्का इंपेयरमेंट लॉस ही है। जब इंपेयरमेंट लॉस है तो एंट्री में फिर एसेट क्रेडिट होगा नहीं, एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट क्रेडिट होगा। और इसीलिए 30 जून 16 पे एक्यूमुलेटेड को एलिमिनेट करने की एंट्री नहीं हुई। 30 जून 12 30 जून 14 एक्यूमुलेटेड को एलिमिनेट किया है 30 जून 12 30 जून 14। 30 जून 12 30 जून 14 डबल एंट्रीज में एक्यूमुलेटेड को एलिमिनेट किया है या नहीं? क्यों किया है? क्योंकि वो रिवैल्यूएशन हो रही है। 2012 में 2014 में IS-36 की जरूरत ही नहीं पड़ी थी, तो वो तो 16 वाली 16 मतलब 38 वाली IS-38 है, ये वही अकाउंटिंग चल रही थी। IS-38 ये सवाल इंटेंजिबल का बनाया है मैंने, IS-38 है, लेकिन सेम होती है कैलकुलेशंस। तो IS-36 की जरूरत ही नहीं पड़ी थी। लेकिन 2016 में क्या हो रहा है? रीवैल्यू चूंकि नहीं हो पा रहा तो एज सच रीवैल्यूएशन की अकाउंटिंग भी नहीं हो रही। यही वजह है कि 30 जून 16 को एक्यूमुलेटेड को एलिमिनेट नहीं किया, और जो इसको कंपेयर करके लॉस निकला वो इंपेयरमेंट लॉस था, और उसकी एंट्री फिर वो की जो कल यहां इधर वाली शाख पे लिखी थी। क्या क्रेडिट किया? एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस। ये बात समझ आई कि नहीं? तो अब वो जो नोट्स पढ़ा रहा था ना उसमें अब वो 0.5 जो मैंने लिखा है वो ये बात लिखने की कोशिश की थी। यही जो रिवैल्यूएशन के टिप्स पढ़ा रहा था ना, इसमें जो आखिरी वाला पॉइंट है उसमें मैंने टूटी फूटी अंग्रेजी में यही लिखने की कोशिश की है। जी बिल्कुल, असल बात यही है, आज यही बात लिखी हुई है। इस सवाल से यही सिखाना था कि एक्यूमुलेटेड एलिमिनेट करने वाला काम सिर्फ रिवैल्यूएशन से खास है। बेशक अकाउंटिंग एंट्रीज की सरप्लस डेबिट और पीएनएल डेबिट ही हो रहा है, लेकिन इंपेयरमेंट लॉस चार्ज करते हुए नहीं एलिमिनेट करना, वो रिवैल्यूएशन की एंट्री थी जिसमें एलिमिनेट करना था। 30 जून 12 30 जून 14 और 30 जून 16 फर्क समझ आया ना? है ना? नहीं यार, बस ये रिवैल्यूएशन वाली बात खत्म और इंपेयरमेंट लॉस की अकाउंटिंग भी खत्म। हाँ खत्म है। एक क्वेश्चन दिया था कल, और अगर नहीं भी किया तो भी डिस्कशन का हिस्सा बनने के लिए आप पढ़ लें कम से कम, ताकि मैं डिस्कस करूं तो समझ तो आए क्या बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 9 कहा था मैंने, नहीं 6 कहा था, 6। क्वेश्चन नंबर 6 जिन्होंने नहीं किया पहले शर्म करें, उसके बाद सवाल पढ़ लें।
अगर नहीं भी किया तो बेटा डिस्कशन का फायदा तब होगा अगर पढ़ लें तो मैं डिस्कस करूं। पढ़ लिया। फर्स्ट नहीं 31 दिसंबर 2009 पे खड़े हम। रिक्वायरमेंट वर्क आउट द इंपेयरमेंट इफ एनी इन द वैल्यू ऑफ प्लांट एज ऑन 31 दिसंबर 9। तो चूंकि इंपेयरमेंट टेस्टिंग 31 दिसंबर 9 पे करनी है, इसी दिन की कैरिंग अमाउंट, इसी दिन की फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल और इसी दिन की वैल्यू यूज निकालनी है। पहले बात करता हूं मैं कैरिंग अमाउंट पे। उसके लिए आपको पहले तो कॉस्ट निकालनी पड़ेगी। तो पहले पैराग्राफ में पता चल रहा है कि इसको 27 मिलियन पे इंपोर्ट किया था। कमीशनिंग कहते हैं इंस्टॉलेशन को, तो उस पे 3 मिलियन इंस्टॉलेशन पे खर्च किया, यानी इसकी कॉस्ट बन गई 30। दिसंबर में कंप्लीट हो गई थी और जनवरी से काम शुरू किया, तो फिर यही मुनासिब है अज्यूम करना कि फिर 31 दिसंबर 7 को कंप्लीशन हुई, क्योंकि कह रहे हैं ना कमीशनिंग वाज कंप्लीटेड इन दिसंबर, तो एंड पे ही हुई होगी। तो इसलिए डेप्रिसिएशन कब से शुरू होगी? 1 जनवरी 8 से। कॉस्ट 30, 31 दिसंबर 8 एंड होगा, तो डेप्रिसिएशन होगी 30 डिवाइडेड बाय 8 जी 3.75। बाकी रह गया 26.25। During an exercise carried out to determine the impairment in value of plant as on 31 December 9, the following estimates have been made. जब आपको एस्टीमेट चेंज पढ़ाया था तो ये कहा था कि अगर एस्टीमेट चेंज किसी साल में हो रहा है ड्यूरिंग द ईयर, बस एस्टीमेट चेंज हो गया तो उसके हम स्टार्ट से लेते हैं। लेकिन अगर डेट बता दी, इसका रीजन ये था, ये तो एग्जाम टिप थी ना। असल बात ये है कि अगर पता है, ये प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं, कि अगर किसी दिन कोई ऐसा वाकया हुआ है जिसकी वजह से एस्टीमेट चेंज हुआ है तो फिर उस दिन ऑनवर्ड चलना चाहिए। लेकिन अगर उस दिन कोई ऐसा वाकया नहीं हुआ तो फिर डे स्पेसिफिक इतना मसला नहीं है। मिसाल के तौर पे एसिड अच्छा खासा सब चल रहा था, 30 जून 2020 पे एसिड का हो गया एक्सीडेंट और उसकी वजह से रिमेनिंग लाइफ 3 साल कम हो गई। तो अब एस्टीमेट चेंज कब से करना चाहिए? उस 30 जून एक्सीडेंट वाले दिन से। उससे पहले सब ठीक था, उस दिन के बाद चेंज हुआ है, तो अब उस दिन से पहले पुरानी डेप्रिसिएशन, इस दिन हुआ है एक्सीडेंट। अब इस एक्सीडेंट की वजह से, इस दिन एक्सीडेंट की वजह से एस्टीमेट में चेंज हुआ है, तो इसलिए इससे पहले 1 जनवरी 21, 31 दिसंबर 21, ये ईयर है, स्टार्ट और एंड अकाउंटिंग ईयर। इससे पहले पुरानी डेप्रिसिएशन और इसके बाद नई डेप्रिसिएशन। लेकिन अगर ऐसा होता कि मैनेजमेंट की वैसे ही मीटिंग 30 सितंबर पे होती, ये मैं आपको ना एक प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं, वैसे ही डायरेक्टर्स गए होते, कभी मीटिंग का टाइम नहीं सेट हो पा रहा था, तो वैसे ही मीटिंग 30 सितंबर 21 को होती, बिजनेस के मामला डिस्कस होते और फिर उस मीटिंग में डिसाइड होता कि वो जो प्लांट हमने खरीदा था, सोचा तो था कि 10 साल चल जाएगा, लेकिन 2 साल जैसे ये चला है, हमें लगता है 10 नहीं, ये तो 18 साल चलेगा। अब वो जो 2 साल गुजरे हैं,
उन 2 साल की परफॉर्मेंस देख के डायरेक्टर्स फैसला कर रहे हैं कि नहीं हमने अंदाजा ज्यादा उसको अंडर एस्टिमेट कर लिया था, ये तो चलेगा अभी 8 साल और। क्या 30 सितंबर को अचानक ऐसा मसला हुआ जिसकी वजह से लाइफ बढ़ गई? नहीं। तो फिर अब 2021 में डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज होगी? पूरे साल की नहीं या इससे पहले पुरानी इसके बाद नहीं? पूरे साल नहीं ना, ये बात समझ आ रही है? तो ये प्रैक्टिकली ऐसे होता है कि देखना पड़ता है कि क्या कोई किसी दिन वाकया ऐसा हुआ है या वैसी बस मीटिंग हो रही थी। कॉन्सेप्चुअली तो ऐसे ही देखना पड़ेगा। सवालों के लिए टिप बताई थी आपको कि अगर आपको एस्टीमेट चेंज की कोई डेट बता दी, तफसील नहीं बस डेट बता दी, तो यकीनन कुछ हुआ होगा। और I-16 के सवालों में एक सवाल वो प्लांट था और एक पता नहीं वो ऐसे करके टेबल था, एक प्लांट था गालिबन, एक इक्विपमेंट था या बिल्डिंग थी, तो कोई 1.5-2 साल के बाद रिवैल्यूएशन भी हो रही थी, कभी आरवी भी रिवाइज हो जाती थी, कभी लाइफ भी रिवाइज हो जाती थी, तो उसमें डेट्स दी होती थी, तो इसलिए हम डेट ऑनवर्ड एस्टीमेट चेंज करते थे। तो ये एग्जाम टिप थी कि अगर एस्टीमेट चेंज की डेट बताइए तो डेट ऑनवर्ड चले। कॉन्सेप्ट ये है कि अगर उस दिन वाकई कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से अब चेंज है तो डेट वाइज, अदरवाइज उनकी मीटिंग 30 सितंबर को नहीं 30 जुलाई को हो जाती। उस 30 सितंबर को थोड़ी एसेट ने अचानक हिम्मत की और कहा मैं 8 साल और चलूंगा, वो तो वैसे ही पास्ट परफॉर्मेंस को डिस्कस कर रहे थे। तो इस सूरत में पूरा 2021 नया एस्टीमेट होगा या इसके बाद नया एस्टीमेट से पुराना? पूरा 2021 शुरू से ही नया एस्टीमेट होगा। नहीं पूरा 2021 के अगर काउंटिंग ईयर हमारा 21 टू 22 नहीं, ये सामने जो लिखा है उसी की बात हो रही है। जनवरी से दिसंबर अकाउंटिंग ईयर है। 2021 में पता चल गई ना, मीटिंग हो गई ना, तो पूरे 2021 में नई रेशन लगेगी। क्या इस दिन कुछ ऐसा हुआ है कि उससे पहले पुरानी लाइफ नहीं ना? तो 2021 में नई डेप्रिसिएशन। तो इसी तरह से जब 31 दिसंबर 9 को बैठे मीटिंग हो रही थी, अब ये डेट उस मीटिंग की आ गई। ड्यूरिंग एन एक्सरसाइज कैरिड आउट टू डिटरमिन द इंपेयरमेंट एंड वैल्यू ऑफ प्लांट एज ऑन 31 दिसंबर द फॉलोइंग एस्टिमेट्स हैव बीन मेड। को एक्सरसाइज हो रही होगी, कोई डिस्कशन हो रही होगी। अब हो वो 31 दिसंबर 9 को रही है, लेकिन एस्टिमेट चेंज की वजह क्या है? पहला बुलेट पॉइंट, ड्यू टू लैक ऑफ डिमांड, यानी हम इससे जो यूनिट्स बनाया करते थे उनकी मार्केट में इतनी डिमांड नहीं थी। द एस्टिमेटेड प्लांट यूटिलाइजेशन इज रिड्यूस्ड फ्रॉम 80% टू 70%। इसका मतलब यह है कि इस रूम की एक कैपेसिटी है, इस रूम में लेट से 120 लोग बैठ सकते हैं। कोरोना डेज में अगर कुछ ऐसा रूल होता, वैसे तो यहाँ खुल के चल रहा था, ऑन कैमरा खुल के चल रहा था, लेकिन अगर कुछ ऐसा होता कि इस 120 की कैपेसिटी में सिर्फ 60 लोग बैठेंगे, तो उसके लिए जुमला इस्तेमाल हो रहा होता कि ये क्लास रूम 60% कैपेसिटी पे यूटिलाइज हो रहे हैं, 50%। ये कैपेसिटी यूटिलाइजेशन के जितनी कैपेसिटी है उसको उतना यूज नहीं किया जा रहा है। तो पहले बुलेट पॉइंट का मतलब है कि चूंकि जो प्रोडक्ट बनाया करते थे उसकी डिमांड इतनी नहीं थी, तो हम प्रोडक्शन कम यूज करते थे, प्रोडक्शन कम करते थे। ये पहले बुलेट पॉइंट की अंग्रेजी पढ़ के ये बात अभी तक ना समझ आई हो किसी को, तो दोबारा कोशिश करता हूं मैं। पहला बुलेट पॉइंट 80%, पहले भी 80% कैपेसिटी पे यूज होता था, अब 70 पे ले आए हुए थे। बुलेट पॉइंट 2, इट इज एस्टिमेटेड that due to underutilization of the plant, the life of plant will be increased by 2 years। यहां तक रुक गया मैं। लाइफ 2 साल क्यों बढ़ रही है? क्योंकि हमने उसको कम यूज किया है। कब? गुजरे हुए 2 साल। हाँ देखें, इस प्लांट को इस्तेमाल करते करते 2 साल हो गए थे, तो हमने इसको कम यूज किया। जब हम यूज ही कम कर रहे थे तो ज्यादा चल जाएगा। तो क्या अचानक कुछ 31 दिसंबर पे हुआ है जिससे लाइफ बढ़ी है? नहीं, 2 ईयर से आगे। बट एन ओवरहॉलिंग ऑफ प्लांट वुड हैव टू बी कैरिड आउट एट एंड ऑफ ईयर 15। दोबारा सवाल, क्या इस ओवरहॉलिंग की वजह से लाइफ 2 साल बढ़ेगी या 2 साल लाइफ बढ़ गई है इसलिए ओवरहॉलिंग करानी पड़ेगी? दोबारा, क्या इस ओवरहॉलिंग की वजह से लाइफ 2 साल बढ़ जाएगी? अगर इस ओवरहॉलिंग की वजह से 2 साल लाइफ बढ़ती तो फिर ये एक फ्यूचर कैपेक्स वाली बात होती। फ्यूचर कैपेक्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो फिर ये फ्यूचर कैपेक्स वाली बात होती। हम इसको कंसिडर करते ना करते। लेकिन क्या ये इस ओवरहॉलिंग की वजह से लाइफ 2 साल बढ़ रही है? नहीं, हमने जो गुजरे हुए 2 साल 8 और 9 गुजरे हुए 2 साल इसको अंडर यूटिलाइज किया, इसलिए अब ये ज्यादा चल जाएगा, ज्यादा देर चल जाएगा। तो ये लाइफ का चेंज इंक्रीज इस ओवरहॉलिंग की वजह से नहीं है, वैसे ही उसका लाइफ अब चेंज होके 2 साल बढ़ गया। हाँ, जब ज्यादा चलाएंगे तो फिर मेंटेनेंस तो करानी पड़ेगी।
तो ये वो जरूरी मेंटेनेंस है जो 2015 में होगी। तो 2009 की डेप्रिसिएशन, चूंकि ये मीटिंग डिस्कशन 31 दिसंबर 9 को हो रही है, तो अब अगले साल से जाके नया एस्टीमेट लगाएं या पूरे 2009 में नया एस्टीमेट लगा लें? पूरे लगा लें। अब 2009 में मैं एस्टीमेट लगाने लगा हूं। 31 दिसंबर 9 की डेप्रिसिएशन, ओरिजिनली लाइफ कितनी थी? 1 गुजर गया, 7 रह गए, इंक्रीज बाय 2 साल 9, और एस्टीमेट चेंज होता है तो बुक वैल्यू ओवर रिमेनिंग लाइफ 2.9। ये है कैरिंग अमाउंट जिसका मुकाबला कराना है रिकवरेबल अमाउंट से। जी मेंटेनेंस है, क्योंकि हमने फैसला तो कर ही लिया है कि इसको अब 2 साल और इस्तेमाल करेंगे, तो उन 2 साल और इस्तेमाल करने के लिए मेंटेनेंस तो बहरहाल करानी पड़ेगी। तो ये एक नॉर्मल मेंटेनेंस खर्चा होगा। अभी इस वक्त जो सवाल में कैश फ्लोज दिए हुए हैं उसमें इसको फिलहाल इग्नोर किया था, लेकिन हम कर लेंगे क्योंकि जरूरी है। तो इसलिए 2015 के कॉलम में जो कैश फ्लो आ रहे हैं उसमें इसको कंसिडर करेंगे तो वो नेट 2.5 की बजाय 1.5 रह जाएगा। ओवरऑलिंग क्या होती है? ओवरऑलिंग आप समझ लें कि थोड़ी डिटेल्ड मेंटेनेंस, जैसे गाड़ी है आपके पास ना, कुछ 1000 2000 5000 किलोमीटर के बाद नॉर्मल सी सफाई मेंटेनेंस हो रही है, 25,000 के बाद वो ज्यादा डिटेल चीजें चेंज करेंगे, इसको ओवरहॉलिंग कहते हैं। अच्छा, एक तो इसमें मैंने आपको ये वाली बात समझानी थी, और उसके अलावा अगर आपने फेयर वैल्यूलेस कॉस्ट टू सेल और वैल्यू इन यूज के हवाले से कुछ पूछना है तो कुछ। आप लोग चेंज हो गए हैं, IAS 36 आसान है, यानी आप नहीं बाद आने, IAS 36 आसान है। चलें जी, अल्लाह ताला आपको और समझ दे। बस वो वक्त के साथ साथ बेहतरी होती रहेगी और बेहतरी हो जाएगी। IAS 36 की लास्ट चीज खत्म हो गया। IAS 36, हाँ जी, लास्ट चीज ये है कि इम्पेयरमेंट लॉस चार्ज कर दिया था। क्यों चार्ज किया था? क्योंकि रिकवरेबल अमाउंट कम थी। तो हो सकता है कोई 2-3 साल बाद कोई नौसत के बादल छट जाएं, हालात अच्छे हो जाएं, रिकवरेबल अमाउंट बढ़ जाए, ऐसा हो सकता है। तो अगर ऐसा हो जाए तो जो पहले लॉस चार्ज किया था उसको अब करेंगे रिवर्स। तो इम्पेयरमेंट लॉस रिवर्सल भी आपसे टेस्ट हो सकती है। फिर कॉस्ट टू सेल नहीं आनी, नहीं। अच्छा, ये जो भी सवाल किया है, ये जो डीकमिशनिंग कॉस्ट दी, असल में ना ये FR2 का सवाल था ओरिजिनली, तो उस लेवल के लोगों ने IAS 37 पढ़ लिया होता था, तो इसलिए इस पॉइंट में उनको टेस्ट किया था कि वो उसका क्या करते हैं। अब आपने चूंकि IAS 37 नहीं पढ़ा हुआ तो आपको डिसमेंटलिंग कॉस्ट की डिटेल तो नहीं पता, लेकिन चलें फिर भी आपके लेवल पे कोशिश करता हूँ समझा सकूँ। हमने एसेट की खुद कॉस्ट कैलकुलेट की है, क्या हमने इसमें डिसमेंटलिंग कॉस्ट का कुछ पोर्शन शामिल किया? नहीं किया। इसलिए भी नहीं करना था कि ये हम कॉस्ट किस दिन कैलकुलेट कर रहे थे, 1 जनवरी नहीं, कॉस्ट 1 जनवरी 18, जबकि आपको सवाल में अगर डीकमिशनिंग दी भी हुई है तो वो तो 31 दिसंबर 9 की दी हुई है, दी प्रेजेंट डीकमिशनिंग कॉस्ट। तो हमें तो चाहिए होती 1 जनवरी 8 वाली, तो इसलिए उसको वहां कंसिडर नहीं किया। नहीं, हमने ओरिजिनली कॉस्ट में इसको शामिल नहीं किया, चूंकि ओरिजिनली कॉस्ट का हिस्सा इसको नहीं बनाया, इसलिए इसको कॉस्ट टू सेल ले लिया। फेयर वैल्यूलेस कॉस्ट टू सेल में सिखाया था कि डिसमेंटलिंग का खर्चा, एसेट उखाड़ने का खर्चा अगर ओरिजिनली एसेट की कॉस्ट में शामिल किया होता है तो फिर कॉस्ट टू सेल में नहीं काउंट करना। यहाँ पर हमने कॉस्ट खुद ही तो बनाई है एसेट की, 30 मिलियन हम ही ने तो कैलकुलेट की है, तो उसमें कहाँ थी डिसमेंटलिंग? नहीं थी, हमने तो नहीं ऐड की। तो चूंकि हमने इसको प्लांट की कॉस्ट का हिस्सा नहीं बनाया, इसलिए कॉस्ट टू सेल का हिस्सा बना लिया। तो भी हम इसको 1 साल पहले डिस्काउंट करते हैं, क्योंकि जो एसेट की कॉस्ट में चीज ऐड होती है वो होती है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिसमेंटलिंग कॉस्ट।
लेकिन ये आपकी टेस्टिंग इसलिए नहीं है क्योंकि I-37 है। इंपेयरमेंट लॉस का रिवर्सल, अच्छा हाँ, एक चीज सॉरी मिस हो गई। अब जो मैंने आपको इंपेयरमेंट लॉस की अकाउंटिंग कल बताई थी, अगर वहां की जगह है तो एक पॉइंट लिख लें नोट, अगर नहीं तो अगले पेज पे लिख लीजिएगा। जैसे हम रीवैल्यूएशन में करते थे ना कि एसेट रीवैल्यू हो जाता था, उसकी वैल्यू बदल जाती थी, तो ऑनवर्ड्स डेप्रिसिएशन दोबारा कैलकुलेट होती थी। तो अब हमने एसेट को इम्पेयर कर दिया, डाउन कर दिया, तो अब आइंदा उसकी डेप्रिसिएशन पे फर्क नहीं पड़ेगा। और अब आके वो 4 चीजें पूरी हुई हैं जब मैंने आपको कहा था कि डेप्रिसिएशन के इनपुट्स बदलते हैं, एस्टीमेट चेंज, सब्सिक्वेंट कैपेक्स, रीवैल्यूएशन और इम्पेयरमेंट। तो अब जहां अकाउंटिंग की थी कल, उसी के नीचे लिख लें आफ्टर चार्जिंग इम्पेयरमेंट लॉस, आफ्टर चार्जिंग इम्पेयरमेंट लॉस subsequent depreciation, यानी अब बाद में जो होंगी, will be charged on revised carrying amount। यानी करने में ही वैसे ही जैसे पहले करते थे कि अब जो रिड्यूस करके, जैसे कैरिंग अमाउंट 100 थी, इसको इंपेयर करके 96 पे ले आए, तो अब 96 से ऑनवर्ड जो इंपेयर डेप्रिसिएट होगा, ये वही काम है जो कर पहले रहे थे, बस अब इसको इंपेयरमेंट के कॉन्टेक्स्ट में भी बता दिया। हो सकती है, हो गई तो ठीक है, नहीं तो ना सही। जैसे पहले भी हम जब भी चेंज करते हैं तो रिमेनिंग लाइफ पे बांटते हैं ना। कहां तक पहुंचे? रिवाइज कैरिंग अमाउंट ओवर रिमेनिंग यूजफुल लाइफ, ओवर रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। दोबारा सुन लें, आफ्टर चार्जिंग इंपेयरमेंट लॉस, subsequent depreciation is calculated on revised carrying amount over remaining useful life, जैसे पहले भी किया करते हैं। रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट लॉस, रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट लॉस ये है कि अच्छा, रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट लॉस है, गेन नहीं है, रिवर्सल ऑफ लॉस है। यानी पहले कभी लॉस चार्ज हुआ था तो ये टॉपिक आएगा, अगर पहले कभी लॉस चार्ज ही नहीं हुआ, वैसे ही रिकवरेबल अमाउंट कैरिंग अमाउंट से ज्यादा है, तो फिर कोई गेन चेन नहीं डाल देना। 2018 में कैरिंग अमाउंट थी 100, रिकवरेबल थी 90। अब 2019 में कैरिंग अमाउंट हो गई है 72, रिकवरेबल अमाउंट हो गई है 95। कितना डिफरेंस है? 23। तो अब 19 में क्या करेंगे? 10 रिवर्स करेंगे। पहले लॉस हुआ था, अब अगले साल हालात अच्छे हो गए, तो वो लॉस रिवर्स होगा। ये है लॉस रिवर्सल। पहले कभी इंपेयरमेंट लॉस हुआ था,
बाद में रिकवरेबल अमाउंट कैरिंग अमाउंट से अब ज्यादा हो गई है, तो फिर लॉस रिवर्स होगा। 10 का लॉस रिवर्स करेंगे और 13 की इनकम बना लेंगे, फिर बस सिर्फ 10 का लॉस रिवर्स होगा। और अगर पहले ऐसे होता तो बस ना पहले कुछ करते ना आप कुछ करते। तो इसलिए रिकवरेबल अमाउंट अगर कैरिंग अमाउंट से ज्यादा है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर पहले कभी कम थी और लॉस आया था और अगले ईयर्स में रिकवरेबल ज्यादा हो जाती है तो फिर पिछला लॉस रिवर्स होगा। हाँ? यानी ये 10 था लॉस और अब इंक्रीज सिर्फ 6 का आया है, तो चलो ये तो अल्लाह का शुक्र अदा के रिवर्स करें ना, अगले साल फिर और मौका मिल जाएगा। बात यह है कि जितना लॉस था बस वो रिवर्स करना है, उसके अलावा जो मजीद रिकवरेबल अमाउंट है उस पर कोई गेन नहीं रिकॉर्ड करना है। कुछ भी नहीं करेंगे, खुशी होंगे बस देख देख के। रिकवरेबल अमाउंट ज्यादा है तो अच्छी बात है, नहीं हम पढ़े इंपेयरमेंट लॉस और रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट लॉस। जब कभी लॉस हुआ था क्योंकि रिकवरेबल अमाउंट कम थी, अगले ईयर में मार्केट के हालात बेहतर हो गए, वैल्यू इन यूज बढ़ गई, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल बढ़ गई, तो रिकवरेबल अमाउंट कैरिंग अमाउंट से ज्यादा हो गई। अब वो जो ज्यादा हुई है हम उस पर खुश तो हो रहे होंगे, एंट्री नहीं कर रहे होंगे। हाँ, अगर पहले लॉस हुआ था तो उतने की रिवर्स करने की एंट्री जरूर कर देंगे, क्योंकि इस टॉपिक का नाम रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट लॉस है। तो किसी चीज की रिवर्सल तभी होगी जब पहले हुआ था। तो कभी पहले इंपेयरमेंट लॉस हुआ था, अब हालात अच्छे हैं तो रिवर्स करना है, लेकिन बस उतना ही रिवर्स करना है जितना लॉस था, इनकम वाली साइड पे नहीं चले जाना। ओके लिखे आगे, अगर बाद में कभी लिखे। If in any subsequent period recoverable amount exceeds the carrying amount of asset, recoverable amount exceeds the carrying amount of asset, exceeds the carrying amount of asset, then previously recognized impairment loss for that asset subsequent previously recognized impairment loss for that asset shall be reversed। बाद में कभी अगर रिकवरेबल अमाउंट बढ़ गई तो जो उस एसेट पे इंपेयरमेंट लॉस चार्ज किया था वो अब हो जाएगा रिवर्स। अच्छा, सारा रिवर्स होगा? नहीं, जिस तरह से एग्जैक्टली वैसे ही जैसे पहले हम रीवैल्यूएशन लॉस को रिवर्स करते थे, तो कैसे रिवर्स करते थे? पूरी अमाउंट, फिर नेट ऑफ अंडर चार्ज करते थे ना, सेम रूल ऐसे ही होगा। बल्कि इनफैक्ट ये बात असल में IAS 36 में एक्सप्लेन्ड है, इसी को अप्लाई करते हुए 16 में वैसे किया है। यानी ये अंडर चार्ज डेप्रिसिएशन 16 में नहीं लिखा हुआ, लेकिन 36 में लिखे हुए को वहां पर अप्लाई किया है। असल में ये बात ही इंपेयरमेंट लॉस के लिए लिखी हुई है। तो करने में ये काम आप पहले कर चुके हुए कि जितना लॉस हुआ था वो सारा रिवर्स हो जाएगा, फिर नेट ऑफ अंडर चार्ज डेप्रिसिएशन। तो एक तो ये बात लिख ली कि अगर बाद में कभी रिकवरेबल अमाउंट कैरिंग अमाउंट से बढ़ गई तो जो उस एसेट पे इंपेयरमेंट लॉस पहले कभी चार्ज किया था वो हो जाएगा रिवर्स। इसके बाद अगली लाइन लिख लें, अगला पॉइंट कह दें, अगली लाइन कह दें।
अच्छा, मैं आपको अभी जो अंग्रेजी लिखवा रहा हूं वो याद रख लीजिएगा, एमसीक्यू में भी काम आएगी। है ये उसी काम का एक दूसरा एंगल। जैसे मिसाल के तौर पे ये जो छत है, ये अगर मुझसे अल्लाह खैर, चुप चुप बोलो यार। अगर इसको उछालना है ऊपर, और यहां से जहां से उछालना है, यहां से छत ऊपर अगर लेट से 6 फुट ऊपर है, तो इसको एक उछालने की लिमिट के लिए मैं 2 जुमले बोल रहा हूं। एक जुमला बोल रहा हूं कि इसको बस 6 फुट तक उछालना है, एक ये जुमला बोल रहा हूं, और दूसरा कहूंगा कि छत से ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो बात एक ही है ना। तो पहले हम जो वहां काम कर रहे थे वो ये कर रहे थे कि लॉस नेट ऑफ अनडिस्चार्ज डेप्रिसिएशन, इसको रिवर्स करना है, काम वही करना है, लेकिन इसको एक और एंगल से बताने लगा हूं, जो आईएस की वर्डिंग है। लिखिए, while reversing impairment loss, while reversing impairment loss, revised carrying amount। अच्छा, जब इम्पेयरमेंट लॉस चार्ज करते थे तो एसेट की कैरिंग अमाउंट को कम कर देते हैं, रिवर्स कर रहे होंगे तो क्या होगा, बढ़ जाएगी। तो बढ़ जाएगी ना, नहीं ऊपर। while reversing impairment loss, revised carrying amount of asset shall not exceed, revised carrying amount of asset shall not exceed the carrying amount, shall not exceed the carrying amount that would have been determined, that would have been determined had no impairment loss been recognized ये टेढ़ी मेढ़ी अंग्रेजी दोबारा, shall not exceed the carrying amount that would have been determined had no impairment loss been recognized for that asset in prior years, in prior years, prior years। है जी, तर्जुमा, तर्जुमे के लिए लिखिए सवाल, क्वेश्चन लिखिए। कॉस्ट ऑफ एसेट, सवाल लिखिए। ये काम बड़ा आसान सा है, ये असल में डिफरेंट एंगल से आया ना, इसलिए आपको ये अजीब लगा है। ये काम वही है जो रिवैल्यूएशन में बहुत दफा किया है। कॉस्ट ऑफ एसेट 400,000 और डेट ऑफ परचेज 1 जनवरी 2015, 1 जनवरी 2015। यूजफुल लाइफ बता दी, 8 इयर्स, 8 साल, यूजफुल लाइफ 8 साल। अच्छा, आप लोग इस क्लास से पहले भी कोई क्लास होती होगी? अच्छा, नहीं, भारत चले आ तो गए होते हैं ना। मंडे को ना आपने ऊपर कॉपियर से IAS 40 इसके नोट्स लेके आइएगा। अभी मैं दूंगा उसको नोट्स, अभी आज दिए नहीं है तो आज शाम तक दे दूंगा उसको। तो मंडे को ना फिर IAS 40 के नोट्स लेते आइएगा। ये इंशाल्लाह ये खत्म है IAS 36, IAS 40 भी इंशाल्लाह आपको आसान ही लगेगा। क्या लिखा जी, कहाँ तक? यूजफुल लाइफ 8 साल है, अकाउंटिंग ईयर जनवरी से दिसंबर है। रिकवरेबल अमाउंट ऑफ एसेट, recoverable amount of asset was determined as follows, recoverable amount of asset was determined as follows। एक है जी 31 दिसंबर 16,
31 दिसंबर 2016, ये है 276,000, 276,000, 2,76,000। और अगली है 31 दिसंबर 18, 216,000। बस मुझसे रिक्वायर्ड है कि ये जो इम्पेयरमेंट टेस्ट हुए हैं इन पे एंट्री रिक्वायर्ड है। ये जो इम्पेयरमेंट टेस्ट हैं इनकी एंट्रीज रिक्वायर्ड है, मुझसे रिक्वायर्ड है, करता हूं। वैसे तो इस टेबल को बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन चूंकि प्रैक्टिस की भी है इसलिए इस तरह से बता रहा हूं, वरना इसके बगैर भी आप कैलकुलेटर पे कर सकते हैं, ब्रैकेट में कर सकते हैं। सिर्फ रिवैल्यूएशन की प्रैक्टिस थी, सिर्फ इसलिए ऐसे ही कर रहा हूं। फर्स्ट जनवरी 15 को खरीदा, कितने का? 4 लाख का। 31 दिसंबर 15 को डेप्रिशिएट किया, कितना? 50। फिर 31 दिसंबर 16 फिर से हैं? नहीं तो पहले डेप्रिशिएट ना करो। 31 दिसंबर 16 तक कैरिंग अमाउंट पहुंचेगी तो होगा ना। रिकवरेबल अमाउंट कितनी? 276, तो हो गया ना इम्पेयर, इम्पेयर हो गया कितना? और ये एक्सपेंस चार्ज हो गया। चूंकि रिवैल्यूएशन की प्रैक्टिस की थी उस स्टाइल में वर्किंग बना रहा हूं, वरना ये इतने की जरूरत नहीं है, ये ब्रैकेट्स में भी हो सकता है काम, इसमें तो सरप्लस वगैरह नहीं लाना। हाँ सॉरी, सवाल में एक लाइन लिखें, कॉस्ट मॉडल इज यूज्ड फॉर द एसेट। एसेट के लिए कॉस्ट मॉडल फॉलो होता है, एसेट के लिए कॉस्ट मॉडल फॉलो होता है। क्या? हाँ तो वो भी है, पहले कॉस्ट मॉडल देखें। अच्छा, अब चूंकि इम्पेयरमेंट हो गई, एसेट की अमाउंट कम हो गई, तो 31 दिसंबर 17 की डेप्रिसिएशन चेंज हो जाएगी या 50 ही रहेगी? चेंज हो जाएगी। 276 के पास अब जिंदगी बची है, और जैसे वहां करते थे ना बिल्कुल वैसे ही चलाएं। 4 उसी तरह से कॉलम चला लें। फिर उसके बाद 31 दिसंबर 18 डेप्रिसिएशन चार्ज हुई, फिर से 46 4 कितना? 184 और 16। अब 31 दिसंबर 18 को कहां तक पहुंचाना है इसको? 184 216 कितना? 30। तो असल में हमने यहां तक नहीं पहुंचाना, रिवैल्यूएशन नहीं हो रही है, हमने सिर्फ ये देखना है कि उस 31 दिसंबर 16 को जब इंपेयरमेंट टेस्टिंग हुई थी उस दिन कैरिंग अमाउंट कितनी थी? 300। रिकवरेबल अमाउंट कितनी थी? 276। तो 24 का लॉस हुआ था। बात इसको 276 तक पहुंचाने की नहीं है, वो तो मैं फ्लो में बोल रहा था। इंपेयरमेंट टेस्टिंग की है, 24 का लॉस चार्ज कर दिया। अब हम 2018 के 31 दिसंबर पे खड़े हैं। कैरिंग अमाउंट कितनी है? 184। रिकवरेबल अमाउंट कितनी है? 21। कितना फर्क है? लेकिन हमने इस 32 को गेन चेन नहीं बनाना। अब मौका मिला है क्या, जो पिछला लॉस था वो रिवर्स करने का, लेकिन 24 नहीं होगा रिवर्स, 16 रिवर्स होगा, क्योंकि बचा ही 16 है ना, तो बस 16 रिवर्स होगा। और ये बढ़ के 1 नहीं 200। तो रिवैल्यूएशन नहीं हो रही,
लेकिन लॉस के साथ कैलकुलेशन वैसी सी होनी है, इसलिए मैंने उसी तरह का फॉर्मेट टेबल में बना दिया। हमने 32 से बढ़ा नहीं देना, इसको रीवैल्यू नहीं कर रहे, पिछला लॉस रिवर्स करना है। तो हमें इस वर्किंग से पता चल रहा है कि पिछला लॉस कितना को है जो रिवर्स करना है, तो बस 16 रिवर्स करना है। ओके, तो ये काम करने वाला तो वही है जो पहले कर रहे थे। अच्छा, इस अंग्रेजी का मतलब क्या है? अगर इंपेयरमेंट ना हुई होती तो एसेट 4 लाख वाला था, 50 करते डेप्रिशिएट होता आ रहा होता। 31 दिसंबर 18, कितने साल गुजर गए? 15, 16, 17, 18। कितनी बुक वैल्यू आ रही होती? 200। तो अगर रिकवरेबल अमाउंट बढ़ गई है और एसेट को ऊपर बढ़ाना है तो छत कहां आ गई है? किससे ऊपर एसेट को नहीं बढ़ाना? 2। यानी एसेट को बढ़ाएं लेकिन इससे ऊपर नहीं जाने देना। इससे ऊपर क्या डिफाइन करें 200 को? नहीं, कॉस्ट मॉडल ही है। कॉस्ट मॉडल नहीं, कॉस्ट मॉडल ही है, रिवैल्यूएशन मॉडल की तरह। वो कैरिंग अमाउंट जो आ रही होती आज, अगर इंपेयरमेंट ही ना हुई होती, अगर इंपेयरमेंट ही ना हुई होती तो फिर तो ये 50 ही आता आ रहा होता ना। ये मतलब है इस अंग्रेजी का कि जब इंपेयरमेंट लॉस रिवर्स करना हो तो एसेट को बढ़ाएं, लेकिन छत क्या है? किससे ऊपर नहीं बढ़ाना। वो अमाउंट जो होती अगर इंपेयरमेंट लॉस ही ना हुई होती। लेकिन करने के एतबार से यही है जो हम करते आ रहे हैं अब तक। अंग्रेजी ऐसे ही याद रख लें, क्योंकि एमसीक्यूज में हो सकता है कि इंपेयरमेंट लॉस रिवर्सल का बताएं विच ऑफ द फॉलोइंग की सही ट्रीटमेंट, किससे ऊपर नहीं जाना चाहिए, तो वो अंग्रेजी याद रखें। लेकिन करने के एतबार से वही है जो पहले कर रहे थे। ओके, ये मतलब था इस अंग्रेजी का। तो इस रिक्वायरमेंट के आंसर बन जाएगा इसकी एंट्री 31 दिसंबर 16 की एंट्री। हाँ जी, इंपेयरमेंट लॉस डेबिट और एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस क्रेडिट। और 31 दिसंबर 18 पे मैंने बेशक आपको एंट्रीज नहीं बताई, लेकिन क्या ख्याल है क्या होगी? रिवर्स हो जाएगी। कितने से? 100। ये है जी इंपेयरमेंट लॉस रिवर्सल। तो वो जो बाकी ऊपर बच गया, बचा रहे कुछ भी नहीं। हमने बस लॉस रिवर्स करना था। बाकी खुशी जरूर हो रही होगी, अंदर से खुशी हो रही होगी, लेकिन एंट्री नहीं उसकी हो रही होगी। नहीं, लॉस का रिवर्सल है बस, गेन नहीं है। जी, किस तरह? किस खुशी में? 31 दिसंबर 17 पे कौन सी पेमेंट चार्ज करते हैं? तो अब रिकवरेबल ज्यादा हो गई है ना। अब रिकवरेबल ज्यादा है तो इसलिए पिछला लॉस रिवर्स करना है, लेकिन वो भी पूरा रिवर्स नहीं करना। लॉस रिवर्सल। और अगर जबानी काफी है तो चलें काफी है, लेकिन नहीं तो ये लाइन लिख लें कि इसकी अकाउंटिंग एंट्री उसी की उलट होंगी जो लॉस की एंट्री। जो लॉस की एंट्री थी वो रिवर्स हो जाएंगी, जो लॉस की एंट्रीज की थी वो रिवर्स हो जाएंगी। जो लॉस की एंट्रीज थी वो रिवर्स हो जाएंगी। और इसी तरह का जैसे भी किया है, इसी तरह का एक सवाल बनाया हुआ है वो कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कर लीजिएगा।
जी अगर इन केस जगह पे 180 चल रहा होता है हाँ जी एक मिनट हाँ, क्योंकि अकाउंटिंग तो वैसी है जैसे रिवैल्यूएशन डिक्रीज की होती है। इसकी अकाउंटिंग तो वही है ना, जैसे सरप्लस डेबिट हो रहा था, सरप्लस डेबिट हो रहा है ना, तो फिर लेस भी होगा। यार सुनते उनते तो है नहीं, तो फिर इसलिए सुनाना छोड़ दिया। कोई आखिरी बात जो बताई थी, कुछ याद हो तो? यतीम वाली बात बताई थी। अच्छा, कुछ चीजें इतनी सेंसिटिव होती हैं कि उनकी इंपॉर्टेंस बताने के लिए, जैसे मिसाल के तौर पे अगर टीचर किसी टॉपिक के बारे में गए कि जिसने ये टॉपिक नहीं किया वो पास नहीं होगा, है? तो क्या वाकई ही अगर ये टॉपिक का सवाल पेपर में नहीं स्टूडेंट कर सका तो फेल हो जाएगा लाजमी? नहीं। लेकिन फिर इस तरह क्यों कहा गया कि इसकी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है कि बचने के चांस बहुत कम हो जाएंगे, क्योंकि जो ये टॉपिक नहीं कर सकेगा वो पेपर में इतने इतने मार्क्स नहीं ले सकेगा, फलाने में भी मिक्स होगा, फलाने में भी मिक्स होगा। तो उसकी इंपॉर्टेंस के लिए बताने के लिए कि ये टॉपिक नहीं किया तो फेल है, वो पास नहीं हो सकता। बात सच है, लेकिन उसकी वजह यह है कि रिस्क इतना बढ़ जाएगा कि फिर पास होना मुश्किल हो जाएगा। इसी तरह से ना काफी सारे ऐसे बुरे अमाल हैं, बुरी आदत हैं, जिनके बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी इंपॉर्टेंस बताने के लिए फरमाया कि ये वाला जो ये करता होगा वो जन्नत में नहीं जाएगा। मुस्लिम 172 सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो शख्स जन्नत में ना जाएगा जिसका हमसाया उसके मकरो फरेब से महफूज ना हो। अच्छा, हमसाया में कौन शामिल है? हाँ जी। अब उसमें सिर्फ और सिर्फ जरूरी नहीं है कि आप चूंकि वो सरगोदा में रहते हैं और आप सारा साल यहीं होते हैं, कभी कभार जाना हुआ तो जाना हुआ, वो जो आपके अब्बू के घर के साथ वाला घर है वो हमसाए हैं नहीं। हमसाया अब वो आपके हॉस्टल फेलोज भी हो सकते हैं, रूममेट्स, रूम के साथ वाले रूम जहां आप ऑफिस में होते हैं वो भी हो सकते हैं। और ये भी जरूरी नहीं होता कि बिल्कुल जो साथ वाला हमसाया है, जो भी क्लोज विसिनिटी होती है। अब होता क्या है, हमारी माशरती खराबियां क्या हैं कि कूड़ा साथ वाले के दरवाजे के आगे फेंक दिया, या तार में कुंडियां डालनी, या इसी तरह की और खराबियां, तंग करने के मामले में, कोई भी इस तरह के बहुत सारे, अपने इर्द गिर्द भी देखेंगे, अपने घरों में देखेंगे, आपको अपने पता लग जाएगा कितनी खराबियां घरों के अंदर। हम ही है ना, सारे हम लोग ही तो हैं। तो हमसाये के मामले इतने सेंसिटिव हैं कि अल्लाह के नबी फरमाने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो जन्नत में नहीं जाएगा जिसका हमसाया उसके मकरो फरेब से महफूज नहीं होगा। तो ये जो हमसाये हैं ना, हमसाये, ये भी हमारे अच्छे सलूक के मुस्तहिक हैं। बल्कि इसी बारे में एक और बात बताता हूँ, बुखारी 6014 सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम मुझे इस तरह बार बार पड़ोसी के हक़ में वसीयत करते रहे कि मुझे ख्याल गुजरा कि शायद इसे विरासत में शरीक ना कर दें। तो इंपॉर्टेंस कितनी ज़्यादा है। मंडे को मुलाकात होगी।